उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कालसी स्थित अशोक शिलालेख और डेयरी फार्म का निरीक्षण किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस डेयरी फार्म की विशेषता सुनकर राज्यपाल ने डेयरी फार्म की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें पशुओं से संबंधित इस डेयरी फार्म का निरीक्षण करने का मौका मिला है। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में यह फार्म बहुत ऊंचे दर्जे का है। उन्होंने कहा कि जब वह निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें फार्म में सभी पशु बहुत स्वस्थ और हेल्दी नजर आए, जिससे साबित होता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस संस्थान के कर्मचारियों ने कितना सही इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि बैल के लिए पूरे भारत में जो सीमेन भेजा जाता है वह इसी सेंटर से तैयार होकर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विदेशों से जो एमओयू इस सेंटर द्वारा साइन किए हैं वे बहुत ज्यादा ख्याति पा रहे हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे एनिमल हस्बेंड्री फार्म जो एनिमल डेवलपमेंट बोर्ड उत्तराखंड का जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ आने का एक अवसर मिला है। आज मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो एनिमल ब्रीडिंग फार्म है ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। आज के दिन में ये ओवम पिकअप, ओपीयू, आईवीएफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज मैंने जब पूरे इस फॉर्म का इंस्पेक्शन की, पूरा निरीक्षण किया, जाकर देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल है उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस है वो एकदम सक्सेसफुल है। और आज एक और चीज पता लगी जो मुझे आज तक पता नहीं था कि पूरे भारत में जो ब्रीडिंग के लिए बुल्स का भेजा जाता है वो इसी सेंटर से भेजा जाता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ से एमओयू किए हैं, जो इंटरनेशनल एनिमल का आईवीएफ, आईपीयू, ओपीयू जो है उसके अंदर में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। मैंने तो आज चैलेंज दिया है कि हम इस टेक्नोलॉजी, इस एक्सपीरियंस और जितना आपने अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की है उससे पूरे राष्ट्र के अंदर में हम एक क्रांति ला सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। आज एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि बहुत बारीकी से देखा कि किस प्रकार से ओवम की रिसर्च, हमारे यहाँ पर जो आईवीएफ है, किस प्रकार से आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टरी फॉर्म में किस प्रकार किया जाता है। और सच कहूं तो आज का इस क्षण के अंदर में टेक्नोलॉजी को इस तरह से समझना और एनिमल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में इजाफा करना बहुत ही अच्छा लगा। इस संस्था के जो साइंटिस्ट हैं, जो कार्य करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ में ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अपने आप। एक और बात अच्छी लगी कि यहाँ पर एनिमल्स के साथ में जो एक रिलेशनशिप है, जो एक इमोशनल टच है, वो अलग किस्म का है। जिंदगी में पहले भी मिलिट्री फॉर्म्स में, एनिमल फॉर्म्स में गया हूँ, लेकिन जिस केयर के साथ में एनिमल्स को रखा गया है और वो आज एक बहुत ही मेरे को प्रभावित किया। एक इधर में सेंटर है जहां पर एनिमल में से जो मिल्क निकालते हैं, तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन किया है, इनोवेशन किया है, जिसके प्रकार से आप एनिमल से चला आगे बढ़ेंगे। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर आज ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना हुआ है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन, गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब में यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना के जवानों द्वारा हेमकुंड साहिब आस्था पथ से बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया है। 24 मई को गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में एक दिन में 3500 यात्रियों की संख्या सीमित की गई है और उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार 50 मीटर के दायरे में ब्लॉगर और रील बनाना प्रतिबंधित है। कल यानी 22 मई 2024 ਨੂੰ
श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। मानयोग गवर्नर साहब रिटायर्ड ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ जी ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ करनगियां। कल जथा ऋषिकेश से रवाना होगा और रात्रि विश्राम श्रीनगर गुरुद्वारे में करेगा। 23 तारीख को सभी यात्री 5 प्यारों की अगुवाई में गोविंदगढ़ पहुंच जाएंगे और 24 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के करीब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे। उपरांत 5 प्यारों की अगुवाई में जथा फिर घाघरिया के लिए गोविंद धाम के लिए रवाना हो जाएगा और 25 तारीख सुबह 6:30 बजे सभी यात्री फिर 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वले जन्म के तप स्थान श्री हेमकुंड साहब जी के लिए रवाना होंगे। 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी। उपरांत हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ 2024 की यात्रा का शुभ आरंभ हो जाएगा। इस साल प्रशासन द्वारा जो यात्रियों की सीमा तय की गई है उसमें 3500 यात्री पर डे श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करेंगे और जैसे जैसे भीड़ कम होती जाएगी इसकी संख्या फिर और भी इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है, लेकिन पहले जो संख्या दी गई है वो 3500 यात्रियों की पर डे की है। दूसरा, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा सभी यूट्यूबर ब्लॉगर जो भी श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आते हैं, इस साल सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी गुरुद्वारा साहब के 50 मीटर के दायरे में, यानी कम से कम 150-200 फुट के दायरे में कोई भी अपना रील वगैरह और कोई यूट्यूब के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। सो आप सबसे निवेदन है कि जिसने भी कोई अपना ये रील बनानी है या कोई भी ये यूट्यूब का प्रोग्राम करना है वो रास्ते में आप लोग कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव रहकर। अदरवाइज किसी भी गुरुद्वारे में 50 मीटर के दायरे में इसका। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 21 मई तक यमुनोत्री पहुंचने यात्रियों की संख्या 1,51,827 पहुंच गई है। तीर्थ यात्रियों को लेकर यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी जट्टी में रोजाना करीब 1200 वाहन पहुंच रहे हैं। जानकी जट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत घोड़े खच्चरों और डंडे के आवागमन की संख्या और समय अवधि निर्धारित किए जाने के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने के लिए रूस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए रोड स्वीपिंग मशीन जिले में पहुंच गई है। ये मशीन कोयम्बटूर तमिलनाडु से मंगाई गई है, जिसका ऑर्डर पर्यटन विभाग की ओर से 20 दिन पहले दिया गया था। मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर ट्रायल लिया गया, जो सफल रहने पर स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं ने खुशी व्यक्त करते हुए डीएम सौरभ गढ़वार का आभार व्यक्त किया है। हम जानते हैं जो हमारी रुद्रप्रयाग जनपद है उसमें एक बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम स्थित है। यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उचित साफ सफाई का प्रबंधन मिले, इसके दृष्टिगत एक रोड स्वीपिंग मशीन का ट्राई किया गया है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख रुपए है। जिसका कार्य ये होगा कि जितने भी हमारे चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उन पर किसी भी तरीके की जरा भी गंदगी ना हो। जरा भी गंदगी होती है तो उस मशीन के द्वारा उसकी साफ सफाई की जाएगी। ये मशीन कहाँ से आई? ये रूट्स कंपनी की मशीन है, जिसकी इंडिया में ही प्लांट है। कोयम्बटूर से आई है ये मशीन। हमने 20 दिन पहले लगभग इसका ऑर्डर प्लेस किया था, जो अभी हमें आज प्राप्त हुई है। सर, यात्रा के टोटो पर ये मशीन लाभ दी जा रही है? अभी तो चारधाम यात्रा मार्ग पर ही हम इसे यूज करेंगे। जैसे अभी आज रुद्रप्रयाग जनपद के इस रुद्रप्रयाग कस्बे में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, फिर आगे इसको गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी इसको यूज किया जाएगा। क्या कुछ इस मशीन से फायदा होंगे, जैसे जिससे पूरे पेट्रोल से भी राहत मिलेगी?
इसके मशीन से यूज़ से ये होगा कि जो रोड पे डस्ट है या छोटी मोटी गंदगी है या यात्री जो प्लास्टिक की बॉटल्स गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो हम इस मशीन के द्वारा उसको बिल्कुल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज और 4 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यालय ने एसआईटी जांच की स्वीकृति की है। वहीं गड़बड़ी सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम ने लालकुआं स्थित वन विकास निगम के डिपो नंबर 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। क्षेत्रीय प्रबंधक बाल विकास निगम महेश चंद्र आर्य ने बताया कि अगस्त 2023 में लालकुआं स्थित डिपो संख्या 5 में नीलामी लकड़ी बिक्री में ठेकेदार और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 9 लाख के वित्तीय घपले का प्रकरण सामने आया था। जांच में प्रथम दृष्टया नीलामी की निर्धारित कीमत से कम रकम का बिल बनाकर सरकारी धन का घोटाला किया गया है। इसके बाद उनके द्वारा डिपो नंबर 5 और 4 ऑडिट करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। माहों में लालकुआं डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपये के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लालकुआं डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लालकुआं डिपो संख्या 4, इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लालकुआं डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लालकुआं डिपो संख्या 4 में वित्तीय अनियमितताएं जो ऑडिट आपत्ति है, उसके संबंधित कर्मचारियों को उसका जवाब देने हेतु कहा गया था, लेकिन अत्यंत विलंब होने के कारण उनको निलंबित किया गया है और उनको आरोपित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक। इधर हल्द्वानी में लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत की सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है, वहीं अन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसा कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने के आरोप में अब तक 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। जी लगभग 7 व्यक्ति जो वनाग्नि लगाते हुए पाए गए हैं, उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया था, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित ऋषि ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को पूरी तरह टालने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हाईकोर्ट को गुमराह करने में भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत शपथ पत्र देकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। निकाय चुनाव में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। आगामी 4 जून को मतगणना के दिन भाजपा सरकार को झटका लगेगा, लिहाजा इसी डर से निकाय चुनाव को पीछे किया जा रहा है। देखिए, कोर्ट में जो साक्ष्य और प्रमाण देने चाहिए वो सत्यता पे देने चाहिए। तो सरकार को पहले कहना नहीं चाहिए था कि हम जून में करा देंगे, और हमें तो पता था कि तकनीकी तौर से, क्योंकि आचार संहिता ही जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उस दिन हटती है, तो वो तो वैसे ही 6 जून के बाद होगा। तो अब किस सोच के साथ इन्होंने वो शपथ पत्र सम्मानित हाईकोर्ट में दिया, ये गंभीर विषय है कि सरकार कोर्ट को भी गलत अपने शपथ पत्र दे रही है और फिर पब्लिक में आके अलग बात कह रही है। तो मेरे ख्याल से 4 जून को जो झटका लगने वाला है, उस झटके की
देरी और उस विलम्ब से के बाद ही विचार हो पाएगा कि निकाय चुनाव ये कब कराएं। झटका ज़्यादा बड़ा लगेगा तो चुनाव और देर में होंगे, और झटका हल्का सा लगेगा तब भी और देर में होंगे, लेकिन झटका लगना इनको तय है, चाहे लोकसभा चुनाव। वर्तमान में जहां पहाड़ी क्षेत्र पलायन की मार झेल रहा है, वहीं सरकार भी पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन पलायन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शिक्षा के लिए गांव को छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेष रूप से बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए लोग गांवों में, शहरों में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, परंतु कालसी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागथात का विद्यालय पलायन को रोकने का मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह सरकारी विद्यालय विगत 6 से 7 सालों से प्राथमिक शिक्षा में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और इन विद्यालय के छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। विद्यालय के प्रदर्शन और अच्छे परिणाम को देखकर लोग अपने बच्चों का प्रवेश इन स्कूल से करा रहे हैं। मुझे स्कूल में पढ़ाई अच्छी लगती है और साइंस TLM अच्छे लगते हैं और म्यूजिक भी अच्छे लगते हैं और गेम्स भी अच्छे लगते हैं। जब हमको घुमाने ले जाते हैं तो मुझे वो भी अच्छा लगता है और स्कूल का मुझे खाना भी पसंद है और स्कूल के मुझे टीचर भी पसंद है और मुझे मैथ्स भी पसंद है। इसके लिए हम लोग जो है डेली एक्टिविटी बेस्ड जो है वो पढ़ाई हो रही है बच्चों की, और एक्टिविटी के द्वारा लर्निंग कराई जाती है, जिसके द्वारा शायद रिजल्ट्स जो है हमारे वो अच्छे आ रहे हैं और यही कारण मैं मानती हूँ। हमारी पढ़ाई का जो तरीका है उससे जो शायद रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो लोगों की जो सोच है वो बदल रही है और वो अच्छे संकेत हमें दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे विकासनगर से, कुछ ताजपत्थर से और अभी भी कुछ आए हैं और आने की भी संभावना है शायद भविष्य में। अभी बात चल रही है कि हरबड़पुर से भी कुछ आ रहे हैं, कुछ आसपास के जो दूर दराज के गाँव हैं वहाँ से भी कुछ बच्चों के आने की संभावना है। हमारे यहाँ छात्र संख्या इस टाइम पे तो जो है 59 हो चुकी है। इससे पहले पिछले वर्ष छात्र संख्या 55 थी और 15 बच्चे जो यहाँ से 5 पास आउट करके चले गए थे, और इस बार जो है उससे भी ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, 59 संख्या हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि जो छात्र संख्या बढ़ रही है, जो रिजल्ट हमारे पीछे विगत वर्षों के। इधर डोईवाला परवाधून बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ऋषिकेश IDPL में हाई कोर्ट शिफ्ट करने को लेकर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बार एसोसिएशन द्वारा ब्लॉक सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में अधिवक्ताओं को व्यापार संघ डोईवाला, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सैनिक संगठन आदि कई संगठनों का समर्थन भी मिला है। परवाधून बार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सैनी ने कहा कि इस मुहिम को परवाधून बार एसोसिएशन के सभी सदस्य उच्च स्तर चला रहे हैं और जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के पोर्टल पर एक लिंक अंकित है जिसमें हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के समर्थन में जनता को वोट कर रहा है। वहीं परवाधून बार एसोसिएशन डोईवाला के अध्यक्ष फूल सिंह वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ऋषिकेश में शिफ्ट हो जाती है तो बताओ, और बात कार्यों को अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट नैनीताल की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय और जस्टिस राकेश कपलियाल जी थे, उन्होंने एक मौखिक आदेश दिया था कि हाईकोर्ट नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और पार्किंग तथा अन्य अनेकों समस्याएं जिस कारण से इसको यहाँ से शिफ्ट करना था, उसके शिफ्टिंग का पहले जो स्थान था हल्द्वानी गोलापार में था, लेकिन वहाँ पर अगर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाता तो बहुत सारे पेड़ों का वहाँ पे कटान हो रहा था। लगभग 75% पेड़ उस भूमि पर। जहां सरकारों द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं डोईवाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डायमंड शिक्षा प्रचार समिति और नई आशा स्वयं सहायता समूह के द्वारा तमाम महिलाओं को हर्बल साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें, डायमंड शिक्षा प्रचार समिति द्वारा महिलाओं को पहले भी विभिन्न सामग्री निर्माण और उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ऑर्गेनिक गुलाल व कैंडल बनाने के बाद अब यह समिति हर्बल साबुन का निर्माण कर रही है। समिति के अध्यक्ष आशा सेमवाल ने बताया कि साबुन को रसायन मुक्त बनाया जा रहा है, जिससे यह साबुन त्वचा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। हर्बल साबुन का निर्माण चावल के आटे, ग्लिसरीन, टमाटर, आलू, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब की पखुंडी, नीम के पत्तों आदि हर्बल सामग्री से किया जा रहा है। यहाँ बाजार के साबुनों में तमाम केमिकल होने के कारण यह त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहीं वह हर्बल साबुन त्वचा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जो हमारे साबुन का है, साबुन जो है 12 मासा का काम है।
तो हमने साबुन शुरू कराया, क्योंकि और जो मार्केट के साबुन आते हैं उसमें केमिकल वगैरह मिले हुए रहते हैं, पीएच लेवल बहुत हाई होता है। तो आज जो हमने नई आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले ऑर्गेनिक कलर का काम भी कर चुकी हैं, दिवाली में एरोमा कैंडल्स का काम कर चुकी हैं। अब हमने सोचा है कि हम साबुन को मार्केट में उतारें। तो हमने जो साबुन बनाए हैं आज, नीम का पाउडर का बनाया है, मुल्तानी मिट्टी का बनाया है, गुलाब की पत्तियाँ पीस कर बनाया है हमने, और ये जो हमारा चावल का आटा हो गया, मसूर की दाल हो गई, और नींबू के छिलके, इन सब का हमने आज बनाए हैं ऑर्गेनिक साबुन, जो स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। और हर स्किन के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। अगर आपको गोरी स्किन चाहिए तो उसके लिए अलग है, सन टैनिंग के लिए अलग है, ड्राई स्किन के लिए अलग है, स्किन एलर्जी है तो उसके लिए भी अलग है। जिस तरह बाजार के जो रासायनिक साबुन होते हैं, आप देखेंगे कि उनमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, दिखने में सुंदर होते हैं और बाथरूम में कई समय तक रखने पे भी ख़राब नहीं होते, तो उसमें एक केमिकल मिला हुआ होता है। तो हमारा प्रयास जो है नई आशा का हमेशा से रहता है कि हम बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मार्केट में उतारें। हमारा फोकस रहेगा क्वालिटी पे, इसलिए इनके लिए बहुत ही हेल्दी रहेंगे। हमारी डायमंड शिक्षा प्रचार समिति हज़ारों की संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग देके रोजगार से जोड़ चुकी है, स्वावलंबी बना चुकी है। मैं स्वयं में अपने आप अभी तक 1600 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ ऑर्गेनिक कलर बनाने की, कैंडल बनाने की। और अब इस बार जो मेरा प्रयास चल रहा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कलर है और कैंडल है वो सीजनल काम है, तो बाकी के महीने महिलाएं खाली रहती है, तो हमने साबुन का सेगमेंट इसलिए निकाला है क्योंकि साबुन हमेशा यूज़ होता है। हमने आज हर्बल साबुन तैयार किए हैं, जैसे कि चावल का आटा हो गया, गुलाब जल हो गया, ग्रीसलिन हो गया, ये सब मिला के नेचुरल चीज़ों से साबुन तैयार किए हैं, जो स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। आम त्वचा खराब होने से बचे। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा से यही कहना है कि रासायनिक चीज़ों से बचे, नेचुरल चीज़ें लें, ये साबुन त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। सब महिलाएं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।